ओके, 14th चैप्टर है जी, मैनेजिंग मेमोरी। SGA, देन उसके सब कंपोनेंट्स, सर्वर प्रोसेसेस, बैकग्राउंड प्रोसेसेस, और उनकी जो मेमोरी आपको पाए करते हैं वो PGA कहलाता है आपका। SGA में बफर कैशिए, बफर कैशिए का साइज कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरे डेटाबेस की बफर कैशिए का क्या साइज है, कौन से पैरामीटर से कंट्रोल होगा? DB अंडरस्कोर कैशिए अंडरस्कोर साइज के पैरामीटर से। तो ये आपका SGA है। SGA में ये कैशिए है, इसको DB कैशिए भी कहते हैं, सिर्फ कैशिए भी कहते हैं, बफर कैशिए भी कहते हैं, मल्टीपल नाम है इसके। इसको कंट्रोल किया जाता है DB अंडरस्कोर कैशिए अंडरस्कोर साइज के पैरामीटर से। ठीक है, आपकी जितनी भी डाटा फाइल्स हैं उनमें से जब भी डाटा रीड किया जाता है डेटाबेस बफर कैशिए के अंदर लाया जाता है। ऐसा ही है, जब डाटा हार्ड डिस्क में से रीड होता है तो किस फॉर्म में रीड होता है? रोज रीड होती है, क्या रीड होता है, मिनिमम क्या रीड होता है? एक ब्लॉक रीड होता है मिनिमम। ठीक है, और ये ब्लॉक्स प्लेस किए जाते हैं बफर कैशिए के अंदर जाके। तो आपके ब्लॉक का साइज क्या होता है? जो डेटाबेस का ब्लॉक साइज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी डेटाबेस का डिफॉल्ट ब्लॉक साइज देखना चाहूं, शो पैरामीटर DB अंडरस्कोर ब्लॉक अंडरस्कोर साइज के नाम से पैरामीटर है, 8192 बाय डिफॉल्ट है। क्या हो सकता है? 2, 4, 8, 16, 32 किलोबाइट्स। तो ये डिफॉल्ट ब्लॉक साइज है मेरी डेटाबेस का। तो सारी टेबल स्पेसेस जो मैंने क्रिएट की हुई हैं वो इसी ब्लॉक साइज की हैं, अनलेस कि मैंने क्रिएशन के वक्त उनका ब्लॉक साइज चेंज कर दिया हो। तो बाय डिफॉल्ट सारी टेबल स्पेसेस इसी ब्लॉक साइज की हैं। अब जो डेटाबेस बफर कैशिए होगी उसका भी ब्लॉक साइज वही होगा जो आपकी डेटाबेस का ब्लॉक साइज है। तो इसका भी ब्लॉक साइज 8K का होगा, क्योंकि यहां से ताकि 8K का ब्लॉक रीड करे तो 8K के बफर कैशिए के ब्लॉक के अंदर वो फिट आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो DB ब्लॉक साइज से डेटाबेस का ब्लॉक साइज और कैशिए का ब्लॉक साइज आपको पता चल जाएगा। DB कैशिए साइज से कैशिए का साइज मेमोरी के अंदर पता चल जाएगा आपको। देख सकते हैं मेरे डेटाबेस बफर कैशिए का क्या साइज है। तो DB कैशिए साइज इस वक्त मेरी डेटाबेस में 0 है। क्या मतलब है इसका? कोई ब्लॉक नहीं, कोई साइज नहीं है इसका, यही मतलब है। कोई उधर डाटा मौजूद नहीं है। नहीं, ये डाटा हो या ना हो, मेमोरी में जितनी स्पेस उसने आपको पाई की है आपको वो स्पेस दिखाएगा। 0 क्यों है? OS डिपेंडेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इनेबल हुई है। आप ये पैरामीटर उस वक्त सेट करेंगे जब आप SGA की मैनेजमेंट खुद कर रहे हैं। अब आपने 10G ऑनवर्ड आपके पास ऑप्शन है कि आप SGA की मैनेजमेंट ओरेकल को दे दें कि वो खुद ही देखे कि कैशिए का साइज कितना रखना है मैंने। ठीक है, वो खुद ही देखे कि कैशिए का साइज कितना रखना है मैंने, वो खुद ही आप वो मैनेज कर रहा है। वो भी तरीका है कि कैसे देख सकते हैं कि करंट साइज कितना उसका, वो अंडरस्कोर वाले पैरामीटर से अगर आपको देखें ना, डिस्क्राइब करें $, पैरामीटर सेलेक्ट नेम कामा वैल्यू। हर दफा जो है ये जो लाइन साइज वो मैंने वो G लॉगिन की फाइल है उसमें सेट किया हुआ है ना, वो हर दफा वो खुद ही सेट हो जाता है। तो इसलिए मुझे सेट कम करना पड़ता है। जब आपका लाइन साइज ज्यादा सेट हुआ ना, डिस्क्राइब करें ना, तो फिर वो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आती है आपके पास। ये अंडरस्कोर ये जो ना ये डाटा है,
अंडरस्कोर नहीं करना। $, तो ये है मेरी बफर कैशिए 172 MB के साथ। तो $, स्टैट से भी देख सकते हैं, $SP पैरामीटर से भी देख सकते हैं, अंडरस्कोर वाले पैरामीटर होगा वो, उनके थ्रू आपको इनके साइजेस पता चल जाएंगे, करंट साइजेस, अगर आपका SGA मैनेजमेंट ऑटो सेट हुआ हुआ है तो। अच्छा, ये जो आपकी डिफॉल्ट, दिस इज कॉल्ड योर डिफॉल्ट कैशिए, जो आप इस पैरामीटर से सेट करते हैं ना, DB कैशिए साइज के पैरामीटर से, वो आपकी कौन सी कैशिए कहलाती है? डिफॉल्ट कैशिए। अच्छा, इसके बाद आप नॉन डिफॉल्ट कैशियर्स भी बना सकते हैं। 2 नॉन डिफॉल्ट कैशियर्स बना सकते हैं। एक है कीप कैशियर, वो DB_keep_ कैशियर _साइज के पैरामीटर से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं उसका साइज। और एक रीसाइकल कैशियर, उसके लिए पैरामीटर है DB_recycle_ कैशियर _size। ठीक है जी। अच्छा, इन दोनों कैशियर्स का क्या फायदा, क्यों डिफाइन करेंगे आप? डाटा जब डेटाबेस फाइल्स में से आपकी डिफॉल्ट कैशिए में आता है तो एज आउट हो जाता है कुछ देर के बाद। कितनी देर बाद एज आउट होगा? रिटेंशन नहीं होती इसमें, जब ये फुल हो जाएगी आपकी डेटाबेस बफर कैशिए। ठीक है, तो मुझे ये पता था आप रिटेंशन नहीं बताएंगे। इसकी रिटेंशन नहीं होगी इसमें। जैसे ही डेटाबेस बफर कैशिए में स्पेस कम हो जाएगी, नए ब्लॉक्स को जगह चाहिए होगी, तो पुराना डाटा एज आउट कर दिया जाएगा। अगर वो राइट करना है डाटा फाइल्स के अंदर तो राइट कर दिया जाएगा और फिर कैशिए में उन जगह अवेलेबल कर दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, लेट्स से एक आपका ऐसा टेबल है, लुकअप टेबल है कोई, या कोई छोटा टेबल है जो कि बार बार उसमें से, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन में लॉगिन का एक टेबल है, या यूजर्स के नाम से एक टेबल है, यूजर्स के नाम से एक टेबल है, उसमें आपके सारे यूजर्स के लॉगिन एंड उनके पासवर्ड्स पड़े हुए हैं, एप्लीकेशन का टेबल है। अब जब भी यूजर लॉगिन होगा डेफिनेटली या लॉग ऑफ होगा तो इस टेबल में से वो बार बार क्यूरी करेगा। अब ये इस टेबल का डाटा बार बार अगर एज आउट हो जाए तो बार बार उसको क्यूरी करना पड़ेगा हार्ड डिस्क में से, आईओ करनी पड़ेगी, फिजिकल आईओ, परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी। अगर ऐसे टेबल्स हैं, छोटे टेबल जिनका साइज कम है, एमबीज में है कुछ, और वो बार बार क्यूरी होते हैं, आपको पता है कि वो सेंट्रल टेबल है आपकी डेटाबेस के अंदर, आपकी एप्लीकेशन के अंदर सेंट्रल टेबल है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं क्यूरी करते वक्त, तो आप उनको कीप कैशिए में रखें। एक कैशिए बनाएं कीप कैशिए, उसका साइज वो रखें जितने आपने ऑब्जेक्ट्स उसमें कैशिए करने। फॉर एग्जांपल मैंने एम्प्लॉयज का टेबल है और डिपार्टमेंट्स का टेबल है, उन दोनों को कैशिए करना है, तो पहले मैं उनका साइज देख लूंगा। के सब चैप्टर शायद आपने बताया, हाँ शायद कैसे बताया, चैप्टर 1 में बताया, कीप कैसे बताया था। तो मैं सेगमेंट का नाम और उसका साइज ले सकता हूँ। सिलेक्ट सेगमेंट, उसको नेम कॉमा बाइट्स डिवाइडेड बाय 1024 kp from dba_segments where
segment underscore name in employees departments। तो दोनों 64K के हैं, ठीक है। आप सारे जितने भी हैं, आप जितने सेगमेंट्स हैं जिनको आपने कैशे करना, कीप कैशे में रखना है, उनका साइज देख लें, उसमें 20-30% ऐड करके एक कीप कैशे डिफाइन कर लें। तो मैं कीप कैशे डिफाइन कर लेता हूँ, ऑल्टर सिस्टम सेट db अंडरस्कोर कीप अंडरस्कोर कैशे अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू 10%। मेरे पास क्योंकि एसजीए के अंदर फ्री स्पेस थी तो उसने क्या किया, तो 10 MB उसको कीप कैशे को दे दिया। अगर फ्री स्पेस ना होती तो एसजीए का साइज मुझे या तो इंक्रीज करना पड़ता या किसी और कंपोनेंट का साइज डिक्रीज करके फिर मैं कीप कैशे को ये दे सकता था। अब ये कीप कैशे बन गई है, लेकिन अभी इस कीप कैशे में वो टेबल नहीं आएगा, मतलब वो टेबल ऐड नहीं हुआ। अब आपको टेबल को बताना पड़ेगा कि जब इसका डाटा क्यूरी हो तो कौन सी कैशे में रखा जाए। तो हम करूंगा जी अल्टर टेबल HR.employees स्टोरेज बफर अंडरस्कोर पूल की जी। हाँ, अब ये ऑब्जेक्ट आपका जब एक दफा क्यूरी हो जाएगा, इस टेबल को जब डाटा क्यूरी होगा तो वो ओरेकल को पता होगा कि कीप कैशे में रखना है। वो कीप कैशे में से एज आउट नहीं किया, उस पर LRU एल्गोरिदम नहीं चलता, उसको एज आउट नहीं किया जाता। इसी तरीके से वो इस टेबल के इंडेक्सेस को भी 1 by 1 आप ऑल्टर इंडेक्स, इंडेक्स का नाम स्टोरेज बफर अंडरस्कोर पूल आप कीप रख लेंगे तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एक एग्जांपल बताता हूं आपको, एक एग्जांपल बताता हूं कि मेरी एक डेटाबेस थी, डेटाबेस का साइज था कोई अराउंड मैक्सिमम 10 GB होगा, लेकिन इतना सीवियर उसमें परफॉर्मेंस के इश्यूज होते थे। वो डेटाबेस क्या करती थी, वो सेंट्रल एक डेटाबेस थी, बाकी डेटाबेस से डाटा लेके आगे नेटवर्क एलिमेंट्स पे एक्टिवेट करना होता था। तो उसमें सीपीयू कंजम्पशन कभी भी 99% से कम नहीं आई, 100% 99% हमेशा रही। अच्छा, इन्वेस्टिगेट किया, मतलब काफी टाइम लगा, मेरे ख्याल में महीना 1.5 महीना तो लग गया होगा चीजें देखने में कि कितना परफॉर्मेंस डाउन की होगी। उसके डेटाबेस का साइज भी बहुत कम है, उसके मुकाबले में टेराबाइट्स में डेटाबेसेस हैं और उनमें परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, उनमें सीपीयू कंजम्पशन 40% 50% से ऊपर नहीं जाती। तो जस्ट 2 टेबल्स को कीप कैशे के अंदर डाला गया तो वही जो सीपीयू कंजम्पशन आपकी 99% थी आयो की वजह से, बार बार आयो करने पड़े थे, बार बार आयो करना पड़ा था उसको, वो कम हो गए, वो 20% पे आ गए। ठीक है, तो ये एक सिल्वर बुलेट है आपकी डेटाबेस के लिए परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर आप ये सेट कर लें, आइडेंटिफाई कर लें सही टेबल्स को और उनको कीप कर लें तो डेटाबेस की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। हाँ जी, अब आप नहीं उठाएगा, नहीं, पहले फर्स्ट टाइम क्यूरी होगी तो फिर वो कीप कैशे में लाएगा। इंस्टेंस स्टार्टअप पे खुद वो कीप कैशे में उसको प्लेस नहीं कर देगा। आप ट्रिगर लिख के कर सकते हैं, स्टार्टअप पे वो ट्रिगर लिखे, उसमें से क्यूरी करके वो फिर आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको एक दफा क्यूरी करना पड़ेगा। हाँ जी, कीप कैशे में उसने फर्स्ट सिलेक्ट पे वो ले आया। अभी मैंने डीएमएल चलाया, ठीक है, और कुछ एंट्रीज भी की या कुछ की जो है ना लुकअप टेबल्स के वैल्यूज अपडेट किए। अपडेट तो उसमें ही होगी ना, कैशे में ही होगी, फिर कैशे से जाएगी उसमें डाटा फाइल्स के अंदर, तो कैशे में रहेगी। ठीक है, कैशे में, मगर वो कीप कैशे में नहीं रहेगा, कीप कैशे में होगी ना। उस टेबल का जो भी डाटा चाहे चेंज हो, चाहे अपडेट हो, चाहे डिलीट हो, वो कीप कैशे में ही होगा। अब 2 कैशेज आपके पास बन गई हैं, बाकी सारी डाटा टेबल्स के लिए आपकी डिफॉल्ट कैशे है, वो आपके जो टेबल्स आपने बताया कि कीप कैशे में जाए, उनका डाटा हमेशा कीप कैशे में रहेगा, मॉडिफाई भी वहीं पे होगा, वहीं से अंडू में जाएगा, वहीं से रिडू में जाएगा। ठीक है, साइज कम हो गया फिर एरर आएगा, हाँ मेमोरी का एरर आएगा आपको, तो इसलिए इसका साइज सफिशिएंट होना चाहिए। और छोटे ऑब्जेक्ट्स हो, ये याद रखना है, ये ना हो कि जीबीज में ऑब्जेक्ट हो, उनको आप कीप कैशे में डाल रहे हो, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की बजाय डिक्रीज हो जाएगी। ओके जी, डीबी कीप कैशे आपने देख लिया। देन जी डीबी रिसाइकल कैशे। रिसाइकल कैशे क्या करती है कि कुछ आपके ऐसे टेबल्स भी होते हैं जो कि साइज में बहुत बड़े होंगे लेकिन रेयरली क्यूरी होते हैं, और जब वो क्यूरी होते हैं तो उनमें से सारा डाटा उठा के वो कैशे के अंदर लेके आता है। जीबीज में टेबल्स होते हैं,
ऐसे टेबल्स जब पूरा पूरा वो टेबल स्कैन होकर मेमोरी के अंदर आ जाए तो बफर कैशे के अंदर फ्लड आ जाता है, वो सारा का सारा डाटा आपका एज आउट कर देगा बफर कैशे में से, या मोस्टली डाटा एज आउट कर देगा। तो उस केस में ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपके नॉर्मल आपके डाटा को भी एज आउट करते हैं, वो अगर बफर कैशे में आए तो परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगी उससे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो रेयरली क्यूरी होते हैं और हमेशा वो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, वो डाटा ज्यादा क्यूरी होता है, तो उनके लिए आप रिसाइकिल कैशे बना लें, डीबी रिसाइकिल कैशे के साइज के नाम से पैरामीटर वो सेट करके, उसका साइज भी सफिशिएंट होना चाहिए, और फिर उनको वो कैशे असाइन कर दें। वो टेबल जब क्यूरी होंगे रिसाइकिल कैशे में आएंगे, जब वो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपकी रिपोर्ट या जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, तो रिसाइकिल कैशे से एज आउट कर दिए जाएंगे। वो टेम्परेली आते हैं रिसाइकिल कैशे में और फिर वहां से एज आउट कर दिए जाएंगे। तो वो उससे क्या होगा कि आपकी जो बाकी डिफॉल्ट कैशे है उसमें बिला वजह वो ऑब्जेक्ट्स को ब्लॉक्स को एज आउट नहीं करेगा, फ्लड नहीं आएगा आपकी डेटाबेस बफर कैशे डिफॉल्ट कैशे के अंदर। जी डीबी कैशे नो फ्री बफर्स अवेलेबल, इस तरह को कोई वो डिटेल्ड मैसेज होगा, वो काफी नो फ्री बफर्स अवेलेबल इस तरह को कोई मैसेज होगा। ओके जी। देन आपके एसजीए में क्यूज होती हैं, एक एलआरयू लिस्ट होती है और एक चेक पॉइंट की होती है। अच्छा, डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा। ये आपकी डेटाबेस बफर कैशे है, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे। एक बफर कैशे में कितने ब्लॉक्स हो सकते हैं? देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक्स डिपेंडिंग उसका साइज, आपके डेटाबेस बफर कैशे के साइज पे डिपेंड होता है। ठीक है। अच्छा, चेक पॉइंट आपको पता होगा क्या होता है? ये चेक पॉइंट से पहले एज आउट देखते हैं। एलआरयू एल्गोरिथम क्या करता है? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। मेरी ये बफर कैशे फुल हो गई है, अब उसमें लीस्ट रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक्स को एज आउट करना है। कैसे पता चलेगा? 10,000 ब्लॉक्स हैं, उनमें से कौन सा ब्लॉक है जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, कौन सा मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है, कैसे पता चलेगा? जी वही देखें आप, वो हर ब्लॉक को उसको विजिट करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक नंबर 1 है, ये ब्लॉक नंबर 1000 है, ब्लॉक नंबर 1 को देखेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, यानी कि 1000 ब्लॉक्स को स्कैन करने पड़ेंगे, फिर पता चलेगा कौन सा ब्लॉक किस वक्त यूज हुआ था। ऐसे ही है ना कि नहीं? जी, लिस्ट मेंटेन करता है एक्चुअली। एलआरयू लिस्ट मेंटेन होती है। एक्चुअली होता क्या है कि आपकी लिस्ट, इस एलआरयू लिस्ट के 2 एंड होते हैं, एक एलआरयू एंड होता है और एक एमआरयू एंड होता है। ये समझ ले एक पाइपलाइन है। अच्छा, अब एक ब्लॉक आया, नहीं सॉरी ये हमने गलत बना दिया जी। ये एमआरयू एंड है और ये एलआरयू एंड है। एक ब्लॉक रीड किया गया, लेट्स से ये सेट ऑफ ब्लॉक्स हैं जो कि रीड हो रहे हैं। ये ब्लॉक नंबर ए है, ये बी है, ये सी है। ये रीड होके आया, जैसे वो रीड होके आएगा इस लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा कि ये ब्लॉक इस वक्त मोस्ट रिसेंटली यूज्ड एंड के ऊपर है। और ब्लॉक्स आए, इनको आगे आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लॉक आगे जाता जाएगा। एक टाइम आएगा कि ये ब्लॉक इस लोकेशन पे पहुंच जाएगा और बाकी ब्लॉक्स उसके, हो सकता है ब्लॉक बी यहाँ पे हो सकता है ब्लॉक सी यहाँ पे हो। अब अगर दोबारा ये क्यूरी हो गया तो ये दोबारा से एमआरयू एंड पे आ जाएगा। अगर क्यूरी नहीं हुआ तो यहां से एज आउट हो जाएगा। तो आपके पास एक लिस्ट मेंटेन की जाती है। इस लिस्ट में रखा जाता है कि कौन से ब्लॉक्स हैं जो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड हैं, अपडेट किया जाता है हर वक्त। जैसे वो ब्लॉक क्यूरी होता है उसको उठा के, उसका एड्रेस उठा के अपडेट कर दिया जाता है कि ये मोस्ट रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक है। और फिर उस हिसाब से जब स्पेस रिक्वायर्ड होती है तो एलआरयू एड से ब्लॉक्स पर्च किए जाते हैं, एज आउट किए जाते हैं और नए ब्लॉक्स के लिए जगह अवेलेबल की जाती है। इसी तरीके से जब चेक पॉइंट अगर होता है तो सिग्नल जाता है डेटाबेस राइटर को कि मॉडिफाइड ब्लॉक्स उठा के डेटा फाइल्स के अंदर राइट कर दो। अब इनमें से कौन से ब्लॉक्स मॉडिफाइड हैं उसके लिए ओरेकल एक और लिस्ट मेंटेन करता है जिसको चेक पॉइंट क्यू कहते हैं। चेक पॉइंट क्यू कह लें इसको, या डर्टी बफर लिस्ट कह लें इसको, मल्टीपल नाम है इसके। जैसे कोई ब्लॉक मॉडिफाई होगा उसका एड्रेस इसमें डाल दिया जाएगा।
तो जब चेक पॉइंट अकर होगा तो उसमें से कुछ ब्लॉक्स उठा के उनको राइट कर दिया जाएगा, हो सकता है कुछ रहने दिए जाए। तो इस तरीके से दो लिस्ट मेंटेन की जाएंगी एसजीए के अंदर, एक होगी चेकमेंट क्यू और एक होगी एलआरयू लिस्ट। तो जब भी डाटाबेस राइटर राइट करेगा इन दोनों क्यूज को स्कैन करेगा और जो करस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको या तो एज आउट करेगा या फिर उनको डाटा फाइल्स के अंदर जाके राइट कर देगा। क्लियर है? रिसाइकल पूल, कीप पूल एंड डिफॉल्ट पूल, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि जिनका आपको आइडिया नहीं है कि ये बहुत फ्रिक्वेंट यूज होते हैं कि नहीं, आप उनको डिफॉल्ट पूल में रहने देते हैं। कीप पूल में ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपने आइडेंटिफाई कर ले कि ये सेंट्रल पार्ट है आपकी एप्लीकेशन का और बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन लुकअप और छोटे टेबल्स हैं, आप उनको कीप पूल में रखें। रिसाइकल पूल में अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई हो जाएं जो कि बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं और रेयरली क्यूरी होते हैं, तो उनके लिए रिसाइकल पूल बना के उनको रिसाइकल पूल में रखा जाए। तो वापस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की पूल बना दी। हाँ, दोबारा से आप आल्टर टेबल का नाम में रीस्टार्ट भी करेंगे तो हमेशा वो की पूल में जाएगा जब भी क्यूरी होगा। आल्टर टेबल का नाम स्टोरेज बफर अंडरस्कोर पूल डिफॉल्ट, कीप की जगह डिफॉल्ट कर दें या रिसाइकल कर दें अगर हम चेंज करें। तो डिफॉल्ट पूल में वापस लेके आएंगे तो फिर वो वाइड उसमें डिफॉल्ट बफर कैशे के अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं। इस तरह 4 रोज या 5 रोज तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हैं, बहुत ज्यादा के थ्रू आता है तो उसके अंदर प्रोसेस बिल्कुल ऐसे उसको अगर हम इसमें डाल दें तो बहुत फायदा होगा आपको, काफी एडवांटेज होगा। ठीक है जी, आगे उसमें बताया हुआ कि आपने कोई इंडेक्स करना हो, कोई टेबल करना हो, टेबल क्रिएट करते वक्त भी उसको पर्टिकुलर पूल असाइन किया जा सकता है अल्टर करके भी। इसी तरीके से इंडेक्स को भी अल्टर या क्रिएट करते वक्त आप पर्टिकुलर पूल असाइन कर सकते हैं। जिनको कोई पूल असाइन नहीं करेंगे वो डिफॉल्ट पूल में जाएंगे। यानी शेयर्ड पूल साइज स्पेसिफाइड बाय यूजिंग शेयर्ड अंडरस्कोर पूल अंडरस्कोर साइज। इसमें लाइब्रेरी कैशे एंड डाटा डिक्शनरी कैशे होगी। लाइब्रेरी कैशे के अंदर क्या होगा, किस चीज की इंफॉर्मेशन, अभी जो क्यूरीज वगैरह चली हैं उनका पूरा एग्जीक्यूशन प्लान होगा। ठीक है, और डिक्शनरी कैशे के अंदर उन्हें उस एग्जीक्यूशन प्लान को बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो होगी। Then a large pool can be configured as a separate memory area in the SGA is sized by large underscore pool underscore size parameter is used to store data in memory for UGA। UGA क्या होता है? यूजर ग्लोबल एरिया। नाम तो पता चल गया लेकिन क्या है? व्हाट इज यूजर ग्लोबल एरिया? आपकी डेटाबेस 2 मोड्स में चल सकती है, एक यूजर है एक प्रोसेस है, दूसरा यूजर है दूसरा प्रोसेस है उसका, ऐसे ही है ना। जितने यूजर्स होंगे, यूजर नंबर 100 है तो देयर विल बी प्रोसेस नंबर 100। यूजर्स के लिए बेसिकली हर यूजर के अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस होगा, दैट इज कॉल्ड डेडिकेटेड मोड। हर यूजर या हर कनेक्शन क्या है, क्योंकि यूजर समटाइम एक यूजर 2 दिन सिस्टम पर होता है, उसके 3 होते हैं। हाँ, वो सेशन, हर सेशन का एक वो होगा, एक प्रोसेस होगा, डेडिकेटेड मोड। सर पीजीए की हर एक प्रोसेस। हाँ, इस केस में क्या होगा, हर प्रोसेस में मेमोरी आपको पाई की होगी, दैट विल बी कॉल्ड पीजीए। इसमें क्या होगा, इसमें इसके पीजीए के डिफरेंट पार्ट्स होंगे। इसमें आपका शॉर्ट एरिया साइज भी होगा, हैश एरिया भी होगा, देन आपका कर्सर एरिया भी होगा, एंड सो बहुत सारे होंगे। ये सारे इस पीजीए का पार्ट होंगे। अच्छा, देन आपके पास एक और ऑप्शन है, देयर आर 100 यूजर्स, लेकिन आपके पास जो प्रोसेसेस हैं 10 है। कुछ यूजर एक प्रोसेस के साथ हैं, कुछ यूजर दूसरे प्रोसेस के साथ हैं, कुछ यूजर एंड सो मल्टीपल सर्वर प्रोसेसेस जो है ना, वो मल्टीपल, एक सर्वर प्रोसेस मल्टीपल यूजर्स को हैंडल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड शेयर्ड मोड। जब आप डेटाबेस शेयर्ड मोड में कॉन्फ़िगर करेंगे तो अब क्योंकि ये जो सर्वर प्रोसेसेस हैं, इन्होंने इस यूजर के क्यूरीज को, उनके एग्जीक्यूशन प्लान्स को, ये सारी चीजें देखनी है, उसके सेशन स्टेट अपने पास सेव करके रखनी है। तो इस पर्टिकुलर यूजर प्रोसेस को जो मेमोरी एलोकेट हुई होगी
वो बहुत कम होगी और ज्यादातर उसका पोर्शन उसकी मेमोरी का लार्ज पूल के अंदर एलोकेट हुआ होगा।